दोस्तों रिसेंटली NIRF ने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग रिलीज़ की, जिसमें फर्स्ट रैंक उसने IIS बेंगलोर को दिया, सेकंड रैंक JNU को दिया और थर्ड रैंक जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जंग आज़ादी की जद्दोजहद का एक नतीजा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सारे फाउंडिंग मेंबर्स हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम फ्रीडम फाइटर्स भी थे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को भुला दिया गया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इंडिया के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के को फाउंडर थे। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल मजीद ख्वाजा, हकीम अजमल ख़ान और मुख्तार अहमद अंसारी ने किस तरीके से अपने खून पसीने की मेहनत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया को तख्लीक किया और उसको कायम रखा, और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शुमार हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होता है। हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑटोमन एम्पायर से और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या रिश्ता है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होती तो शायद जामिया मिल्लिया इस्लामिया की भी तख्लीक नहीं हो पाती। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। एक तरफ रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उनको अलाइज कहा गया। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर थी, मतलब टर्की। इनको सेंट्रल पावर कहा गया। 4 साल तक 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। इसमें टर्की का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तकरीबन 10% टर्की की पॉपुलेशन मारी जाती है इस जंग में। उस वक्त टर्की की कैपिटल इस्तांबुल थी और दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती थी, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान उस्मानी सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे और टर्की पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त टर्की को ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने उस वक्त कब्जा कर रखा था। जब टर्की हार जाता है तो खलीफा की जो पोजीशन होती थी उस पर खतरा आ जाता है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं अंग्रेज़ों से कि खलीफा को कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए और खलीफा का जो ओहदा है उसको बरकरार रखा जाए। अगर खलीफा के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी तो हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ और भी एग्रेसिव हो जाएंगे। अंग्रेज़ों ने पहले कहा था कि हम खलीफा के ओहदे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खलीफा को हटा लिया जाता है और ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों पर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस ये सब कब्जा कर लेते हैं, जिसको देखकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट को शुरू कर दिया और पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा करने लगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमान खड़े हो रहे हैं और एक अंग्रेज़ों के खिलाफ प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए बाकी लोग भी यूनाइट हो जाएं। फरवरी 1920 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो चुका होता है और सितंबर 1920 में ही कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी शुरू कर दिया। जो लोग खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी। गांधी जी भी जाकर उन लोगों से मिलते हैं और वो लोग इरादा करते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू होने वाला है वो अलीगढ़ से शुरू किया जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी और भी कुछ लोग जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली जौहर, मोतीलाल नेहरू, ये लोग मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं, वहाँ पर स्पीच देते हैं और स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो लोग अलीगढ़ कॉलेज को छोड़ दें। पहले तो स्टूडेंट्स तैयार नहीं होते थे क्योंकि वो लोग उस कॉलेज में पढ़ते थे, उसको कैसे छोड़ सकते थे। उस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन MA और LLB कर रहे थे। उस वक्त वो स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं बाइकआउट करने के लिए, वो उठकर आते हैं, वो भी एक भाषण देते हैं, बहुत ज़बरदस्त तकरीर देते हैं और स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो कॉलेज को छोड़ दें, क्योंकि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी एक सरकारी कॉलेज ही था। वो और उनके एक दोस्त अलीगढ़ कॉलेज के असिस्टेंट लेक्चरर भी थे और स्टूडेंट भी थे। उन दोनों ने उसी वक्त अपने पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया और स्टूडेंट से कहा कि उनको प्रोवोक किया कि चलो अब हम कॉलेज को छोड़ते हैं और निकलते हैं इस कॉलेज से। जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, वो कॉलेज को छोड़ देंगे, तो पहले उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स के घर पर ख़त लिखा, लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आपके बच्चे की जान खतरे में है, आपके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है,
आप आइए उनको ले जाइए। ऐसे बहुत सारे धमकी भरे खत लिखते थे। तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आते थे और बच्चों को ले जाते थे। उनको दुख भी होता था कि हम अपने देश के लिए एक मूवमेंट में शरीक नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। एक दिन पुलिस वालों ने आकर अलीगढ़ कॉलेज का घेराव कर लिया। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे वहाँ पर। वो जाकर अंग्रेज़ों से मिलते हैं। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाइए, सारे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकल जाइएगा और कभी मत आइएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टूडेंट्स को लेते हैं और उसी वक्त अलीगढ़ बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये कदम जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उठाया था, सोच समझ कर ये कदम उठाया था कि अब अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल कर ही दम लेना है। दूसरी तरफ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया, असहयोग आंदोलन, कि अंग्रेज़ों का बायकॉट किया जाए, और हिंदुस्तान में लोगों ने अंग्रेज़ों का बायकॉट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का ही बायकॉट कर दिया। पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़ोरों शोर से चल रहे थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स साथ मिलकर मूवमेंट को चला रहे थे, और हिंदुस्तान के कोने कोने तक दोनों मूवमेंट पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद अलीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक दूसरा कॉलेज बनाते हैं, एक दूसरा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पर पढ़ भी सकें और पढ़ा भी सकें। बाद में खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, और पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स थे जो सरकारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ते थे, सब ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटेन से सामान बनकर आते थे, लोगों ने उनको जलाना शुरू कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका था, और अंग्रेज़ों के कपड़ों को, जो कपड़े ब्रिटेन से आते थे, लोग उनको खरीदते थे, लोगों ने उनको जलाना शुरू कर दिया और खादी के कपड़े पहनने लगे। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने भी इरादा किया कि वो भी खादी के कपड़े ही पहनेंगे, और पूरे देश से सरकारी कॉलेजेस का, स्कूलों का बायकॉट होने लगा, अंग्रेज़ी चीज़ों का बायकॉट होने लगा। 29 अक्टूबर 1920 को जुमे के दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तख्लीक की जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई महान फ्रीडम फाइटर्स अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद डालते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जब बनता है तो कुछ छोटे मोटे टेंट रहते हैं, झोपड़ियाँ रहती हैं, और इस तरीके से पेड़ के नीचे बस पढ़ाई होती है। एक छोटा सा जगह था जहाँ जिसको लोगों ने जामिया का नाम दे दिया था। जामिया को किस तरीके से चलाया जाए, ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जिन्होंने जामिया बनाया था उनके पास तो पैसे कुछ खास थे नहीं। जाकिर हुसैन के जो छोटे भाई थे महमूद हुसैन, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैगज़ीन को पब्लिश कराना शुरू किया। पढ़ने के साथ साथ वो लोग मैगज़ीन भी लिखते रहते थे, जिसका नाम उन्होंने अल रशीद रखा था। बाद में उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर उस मैगज़ीन का नाम बदलकर जौहर रख दिया। जाकिर साहब जो एक तरफ तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर थे, दूसरी तरफ वो बच्चों के साथ भी बच्चों की तरह ही मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि वो उस वक्त भी स्टूडेंट ही थे। वो अलीगढ़ में मास्टर्स ही कर रहे थे जब उन्होंने छोड़ दिया था। स्टूडेंट भी थे वो और टीचर भी थे वो। कुछ दिनों बाद जाकिर साहब ने इरादा किया कि वो जर्मनी जाएंगे। उन्होंने जर्मनी जाने के लिए टिकट्स पहले ही, जब वो अलीगढ़ में थे तभी उन्होंने ख़रीद लिया था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, इसलिए वो जा नहीं सके थे। जब वो जामिया आए तो उन्होंने जर्मनी जाने की तैयारियां शुरू की, क्योंकि वो जर्मनी से पीएचडी करना चाहते थे। लोगों को दुख भी हुआ कि जाकिर साहब जो इतने मशहूर शख्सियत हैं, जिन्होंने जामिया को बनाया, वही जामिया सब दूर जा रहे हैं। जब जाकिर साहब जा रहे थे जर्मनी, तो जामिया के बहुत सारे लोग उनको छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन पर भी आए, और खुशी के साथ और एक दुख के साथ उन्होंने उनको अलविदा किया। और इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन जर्मनी चले जाते पीएचडी करने के लिए। 1923 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्लिन में थे, वहाँ पर एक काव्यानी प्रिंटिंग प्रेस था, जो मशहूर था मॉडर्न पर्शियन स्टडीज़ के लिए और ईस्टर्न स्टडीज़ के लिए। फ़ारसी में मैगज़ीन्स और बुक्स वहाँ पर छपती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते हैं, और जामिया में उस वक्त मकतबा खुल चुका होता है। मकतबा के लिए किताबें छपवाते हैं, और बाद में उन किताबों को और मैगज़ीन्स को जामिया में भेज देते हैं। इसी बीच चौरा चौरी इंसिडेंस हो चुका था, जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ड्रॉ कर लिया था, और खिलाफत मूवमेंट भी बेजान पड़ चुका था। जामिया को डोनेशंस
खिलाफत कमेटी से मिलता था। अब जब खिलाफत मूवमेंट ही खत्म होने पर था, तो इसलिए खिलाफत कमेटी भी बेवजह हो गई थी और खिलाफत कमेटी से जामिया का जो ताल्लुक था वो भी बहुत कम हो चुका था। इस वजह से जामिया को फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। ऐसा लगता था कि जामिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंडीशन जामिया की बहुत ज़्यादा बुरी थी। और लोगों ने खिलाफत कमेटी के जो मेंबर्स थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए और हकीम अजमल ख़ान, मुख्तार अहमद अंसारी और पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने इरादा कर ही लिया था कि अब जामिया को बंद ही कर देंगे। कुछ लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को खत लिखा और पूरा मसला उनको बताया, क्या क्या सिचुएशन है, सब कुछ बताया उनको। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब पढ़ा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने फ़ौरन ही खत लिख कर भेजा कि मैं और मेरे कुछ दोस्त अपनी पूरी ज़िंदगी जामिया के लिए लगाने के लिए तैयार है। जब तक मैं जर्मनी से नहीं आ जाता, आप जामिया को बंद मत कीजिएगा। मैं आकर जामिया को फिर से दोबारा ज़िंदा करूँगा। बस जामिया जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए कुछ वक्त तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब डॉक्टर सैयद आबिदीन शाह और मोहम्मद मुजीब साहब से मिलते हैं। वो लोग भी इस वक्त जर्मनी में ही थे और पूरा जामिया के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जामिया को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरह जामिया चलेगा और उसका फ्यूचर क्या होगा। ये तीन लोग बैठकर पूरी बात करते हैं और फिर इन लोगों ने इरादा किया था कि जैसे हम जाएंगे इंडिया वापस, जामिया को सबसे पहले बचाएंगे। ये लोग फरवरी में मिले थे और सारी डिस्कशन उसी वक्त हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद ये लोग इंडिया आ जाते हैं। जैसे ये लोग इंडिया आते हैं, रेलवे स्टेशन पर जामिया के बहुत सारे लोग जाकर खुशी के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। 1925 में जामिया अलीगढ़ से करोल बाग में आ चुका था, जो दिल्ली में है। 1926 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया के तीसरे वीसी बनाए जाते हैं, तीसरे शेखुल जामिया या फिर वाइस चांसलर बनाए जाते हैं आफ्टर अब्दुल मजीद ख्वाजा। डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके दोस्तों के आने के बाद जामिया में एक नई सी जान पड़ गई थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके साथियों ने जामिया को बहुत ज़्यादा फंडिंग दी, घूम घूम कर डोनेशन जामिया के लिए लाए और फिर जामिया ने एक नई राह देखी। 1926 में गर्मियों की छुट्टियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने दोस्त मौलवी अब्दुल हक और ख्वाजा अब्दुल मजीद के साथ एक डेलीगेशन को हैदराबाद ले जाते हैं, ताकि जामिया के लिए डोनेशन इकट्ठा कर सके। वहाँ के जो राजा रहते हैं वो जामिया के लिए बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं। सर्दियों की जब छुट्टी आती है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार जाते हैं और उनके साथ अब्दुल अलीम साहब अहरारी और हामिद अली भी रहते हैं। उन लोगों का मकसद सिर्फ जामिया के लिए डोनेशन इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि घूम घूम कर हैदराबाद, यूपी, बिहार और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो जामिया का मेन मकसद है पढ़ाने का, उसको लोगों को बताना था। हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करना था अंग्रेज़ों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको एजुकेट करना था। 1927 में जामिया बहुत ही बुरी कंडीशन में रहता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जामिया को बचा लेते हैं। हकीम अजमल ख़ान ने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बहुत ज़्यादा वो डोनेशन दिया करते थे, लेकिन इस तरीके से करते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था। 1927 में उनकी डेथ हो जाती है। वो डेथ से कुछ दिनों पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने पास बुलाते हैं और जितना भी पैसा रहता है सब कुछ दे देते हैं जाकिर हुसैन को और कहते हैं कि अब मेरे पास यही था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस पैसे को जामिया के लिए खर्च कर देना। फरवरी 1928 में हकीम अजमल साहब की याद में जामिया के जो फाउंडर्स थे उन्होंने इरादा किया कि एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक जलसे को ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भी बहुत सारे लोग थे और भी अलग अलग छोटे छोटे राजा थे, उनको बुलाया। वो लोग आए और उन्होंने सबने भाषण दिए, तकरीरें दी, अपनी अपनी बातें जामिया के लिए रखी और हकीम अजमल ख़ान साहब के बारे में रखी। तो उन लोगों ने यह प्रॉमिस भी किया कि जामिया इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जामिया वीक है, तो हम जामिया को फंडिंग देंगे। जिन लोगों ने वादा किया था कि वो जामिया को पैसा देंगे, जामिया को डोनेशंस देंगे, डॉक्टर जाकिर साहब ने उन लोगों का नाम लिख लिया और फिर बाद में जब वो सब भाषण दे चुके तो उन सब का नाम उन्होंने सुनाया। अगले साल डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके दोस्तों ने अपनी सैलरी को कम करा दिया ताकि कुछ पैसा बच जाए। जो पैसा बचे वो जामिया के बच्चों पर खर्च हो, जामिया के फ्यूचर पर खर्च हो। जामिया जब करोल बाग में आया था तो स्टूडेंट्स सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत दूर तक चले जाते थे और यहाँ पर ओखला आकर जमुना के किनारे वो लोग कहते थे कि काश जामिया यहाँ पर आ जाता तो कितना मज़ा आता। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि
कुछ वक्त बाद जामिया यहाँ पर आ भी जाएगा और 1935 में जामिया ओखला में ही आ जाता है। 1935 में जब जामिया करोल बाग से ओखला में आता है तब स्टूडेंट्स की और टीचर्स की तकरीबन 1000 सवारियां रहती हैं। उनके लिए 20 से लेकर 25 लॉरियों की ज़रूरत होती है और 20 और 25 लॉरियां किराए पर ली जाती हैं। जब सारे बच्चे आ जाते हैं, सारी लॉरियों में आ जाते हैं वो लोग, तो जो आखिरी लॉरी रहती है उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन बैठकर आते हैं। जब वो लोग ओखला में आ जाते हैं तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद वहाँ पर रखी ओखला में, और सबसे पहली ईंट उन्होंने उस बच्चे से लगवाई जो सबसे छोटा था। और ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जब जामिया 1935 में दिल्ली में आई तो सबसे पहले यही बिल्डिंग बनी थी और यहीं पर जामिया के यौम तासीस से फिर फाउंडेशन डे मनाए जाते थे और यहीं पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, जाकिर हुसैन, पंडित मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर यहीं पर आकर शरीक होते थे। और ये बिल्डिंग जामिया के स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ हॉस्टल कहलाता है। फिर बाद में इसी के सामने जामिया ने अपने स्कूल्स भी बनाए। जब जामिया करोल बाग से ओखला में शिफ्ट हो जाते हैं तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 6 जलसे रखे। पहले जलसे में उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के बारे में अच्छे से बताया और टर्किश जो लोग थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो बताया, और उस जलसे के सदर डॉक्टर अंसारी थे। दूसरे जलसे के सदर महात्मा गांधी थे। उस जलसे में मोनार्की को तोड़ने के बारे में जिक्र था, किस तरीके से मोनार्की को ख़त्म किया जाए। तीसरे जलसे में नौजवान तुर्कों की हुकूमत दिखाई गई और इस जलसे के सदर मौलाना शौकत अली थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई। चौथे जलसे में खिलाफत का खात्मा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने लास्ट ओटमन सुल्तान को हटा दिया था, उसके बारे में बताया। उसके सदर सैयद सुलेमान साहब नदवी थे। पांचवें जलसे में टर्किश लिटरेचर और शायरी पर बात हुई जिसके सदर अल्लामा इकबाल थे। छठे जलसे में उस वक्त जो भी इंडिया में चल रहा था उसके बारे में बात होती है और उसके लीडर भोला भाई देसाई थे। सातवें जलसे में औरतों के बारे में बात होती है और उसकी सदर मिसेस सरोजनी नायडू थी। आठवें जलसे में औरतों के बारे में जो कुछ रह गया था बताने को उसकी बात होती है और उसके सदर मशहूर सूफी जो उस वक्त रहते हैं डॉक्टर भगवान दास वो थे। ये जो 8 जलसे होते हैं इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज, मर्द, औरतें सभी शामिल हुए थे। 10 मई 1936 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की डेथ हो जाती है जो उस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के चांसलर थे। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिल्ली रेडियो से लोगों को एड्रेस किया और सबको ये खबर दी। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर जाकिर हुसैन उस वक्त इमोशनल थे और उन्होंने इसी तरीके से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जो भी कंट्रीब्यूशन था जंग आज़ादी में सबको बयान किया, लेकिन मैं आपके सामने वो सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बायोग्राफी का लिंक मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। और कमेंट करना और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे। उस वक्त उन्होंने खुद को बहुत सारे एजुकेशनल कामों में जोड़ कर रखा और बहुत सारे इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म उन्होंने किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म किए और इस वक्त वो इंडिया के प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट बनकर उभरते हैं, एजुकेशनल थिंकर बनकर उभरते हैं और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने वर्धा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया और फिर इस पर रेजोल्यूशन भी कांग्रेस ने पास कर दिया। इस स्कीम का मेन प्रिंसिपल लर्निंग थ्रू एक्टिविटी था और ये गांधी जी के आइडिया पर बेस्ड था जो उन्होंने वीकली हरिजन में पब्लिश कराया था। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन स्कीम के कुछ प्रोविज़न पहले से ही लिख दिए थे और फिर एक कमेटी बनाई जाती है, उसको जाकिर हुसैन प्रेसाइड करते हैं और उनको ही मंजूरी दे देते हैं। उस स्कीम के कुछ प्रोविज़न्स थे जैसे कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें हैंडीक्राफ्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब हैंडीक्राफ्ट उनके सिलेबस में होगा और जब बच्चे पढ़ेंगे तो 7 साल तक उनको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, उनकी मादरी ज़बान में ही सिखाया जाएगा, इंग्लिश का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि दो बातें थी, एक तो अंग्रेज़ों का उस वक्त बायकॉट करना था और अंग्रेज़ी को अवॉइड करना था और दूसरी बात ये थी कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में ही चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। तो 7 साल तक उनको इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी में या फिर मदर टंग में पढ़ाया जाएगा और फिर 7 साल बाद वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी
उसमें रिलीजियस टीचिंग्स बिल्कुल भी नहीं होंगी, रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करना था, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट में, जैसे कि बच्चे पढ़ते भी जाएं और हैंडीक्राफ्ट भी सीखते जाएं, ताकि देश की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कंट्रीब्यूशन था नेशनल लेवल पर। उन्होंने देश के लिए और देश के लोगों के लिए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया कि हर कोई उनको याद रखेगा। और जामिया को रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट बन चुके थे, इसलिए वो 23 अक्टूबर 1945 को लंदन जाते हैं, क्योंकि यूनेस्को से उनको बुलावा आया था, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाते हैं। 1945 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि अब जामिया को बने हुए 25 साल हो गए हैं, इसलिए गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने अप्रैल 1946 की डेट फिक्स की और कहा कि इस वक्त हम लोग जामिया का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे। जामिया का गोल्डन जुबली होने वाला था, इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉम्बे जाते हैं और वहाँ से कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं। 1946 में जामिया का गोल्डन जुबली होता है। फिर एक साल बाद 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए।